शर्मा जी, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि मोदी जी ने यानी आरबीआई ने सोना बेचा है, भारत का सोना बेचा है विदेशी दबाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने के लिए। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, लेकिन देश का सोना बेच दूंगा, क्योंकि सोना तो सोना है, मिट्टी थोड़ी है वो। मिट्टी होती तो ना बेचते, लेकिन वो सोना है इसलिए बेच दिया। आरबीआई ने जो अभी आंकड़े जारी करे इस बारे में आज सुबह से भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी करी है कि करीब 112 अरब डॉलर का जो है सोना बेच दिया गया है, और आरबीआई जो उस पर स्पष्टीकरण दे रहा है वो कि नहीं देखो हमारा सोने का भंडार तब भी इतना था तब भी इतना, लेकिन रिपोर्ट में दिखा गया है 22 अप्रैल तक के आंकड़े। और जबकि ब्लूमबर्ग साफ साफ कह रहा है कि 22 मई तक इन्होंने जो है, मई के जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें इन्होंने बेचा है, लेकिन वो अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं अप्रैल के कि 22 अप्रैल तक हमारी स्थिति देख लीजिए। और 22 अप्रैल को सबको पता है कि 22 अप्रैल तक चुनाव नहीं निपटे थे। चुनाव निपटे कब? 4 मई को। 4 मई तक चुनाव निपटे हैं, तो फिर उसके बाद का जो इन्होंने हालत पैदा करी है, पूरे देश में महंगाई का हाहाकार मचाया है, सोना बेच के गिरते डॉलर को संभालने की कोशिश करी गई। तो आज इनके कुकर्मों से पर्दा हट गया, तो अभी सबको झूठा ठहरा रहे हैं। हिम्मत है तो ब्लूमबर्ग को झूठा ठहरा के दिखाओ, करो आंकड़े पेश, अभी ताजा आंकड़े पेश करो, आज तक के आंकड़े पेश करो, आज तक का फिजिकल एक बार वेरिफिकेशन करवाओ, दिखाओ। सारा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। तमाम मीडिया चैनल, गोदी मीडिया चैनल आगे इसके बचाव में उतर गए, अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, झूठ बोला जा रहा है। पीआईबी जो है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है खतरे में आ गया, और उसके अलावा बाकी सरकार तो खैर हमेशा रहती है, और बाकी अभी इनके चरण चुंबक चैनल जो है वो सारे आ जाएंगे लाइन पे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वही सरकार है जो कभी हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम से, उससे भी पहले चंद्रशेखर सरकार ने सोना गिरवी रखा था, उसी को आज तक रोती है, गिरवी रख दिया था। हालांकि गिरवी रखने के बाद वो वापस भी आ गया था। इन्होंने तो पूरा का पूरा ही बेच खाया, और शायद इसलिए जनता से अपील करी गई थी कि सोना ना खरीदे ताकि हमें बेचने में आसानी हो, हम दूसरी जगह बेच रहे हैं, आप मत खरीदना क्योंकि हमें तो बाहर बेचना है। पता चल गया इनकी नीयत का क्या है। तो इसलिए अपील की गई थी, कहीं ना कहीं बाहर बढ़ रहा था, और मोदी जी ने खुद आगे अपील की थी लोगों से। बिल्कुल है, बाहर तो बढ़ ही रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा। बाहर तो लगातार देश की अर्थव्यवस्था पे लगातार बोझिल होती जा रही है, बार बार आंकड़े चेंज करे जा रहे हैं। महंगाई दर कम दिखाने के लिए बार बार बेस ईयर जो है, जिससे बेस ईयर से काउंट होती है महंगाई दर, वो हमेशा बार बार चेंज कर। आज फिर खबर आई है कि इस बार फिर से बेस ईयर जो है वो चेंज करा जाएगा। महंगाई दर को मापने के लिए बेस ईयर बनाया जाता है कि उस साल में कितनी महंगाई थी, उसके मुकाबले आज इन 4 सालों में इन्फ्लेशन कितना हुआ है, मुद्रास्फीति कितनी हुई है, आमदनी कितनी बढ़ी, उस हिसाब से महंगाई दर निकाली जाती है। अब फिर उस बेस ईयर को चेंज करा जा रहा है। अब बेस ईयर को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है, तो 25 का अगर फाइनेंशियली मार तो पेट्रोल कितना था? 94 रुपये 96 रुपये लीटर था, और उसके बाद आज हुआ 102 रुपये लीटर। तो अगर उसके हिसाब से आप कहोगे कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 24-25 बेस ईयर है, उसके हिसाब से महंगाई देखो तो 94 रुपये के हिसाब से हमने 6 रुपये तो जो है 4% महंगाई बढ़ाई है सिर्फ। लेकिन अगर आप उसी बेस ईयर को 2014 से लोगे, 10 साल पुराना लोगे, तो आपको पता लगेगा 70 रुपये था, 70 से आज 105 हो गया, यानी 35 रुपये बढ़ गया, यानी 50% बढ़ गया। तो बेस ईयर ही चेंज कर देंगे तो बात ही खत्म होगी ना। लोग कह रहे हैं पहले रेल बेची, एयरपोर्ट बेचे, पोर्ट बेचे, अब सोना बेच दिया। ये बेचने के लिए है सरकार, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसने बनाया क्या आज तक? अंधभक्तों के अलावा कुछ नहीं बनाया। जो बनाया इसकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है अंधभक्त। अंधभक्तों के अलावा देश में कोई नया पीएसयू बनाओ पिछले 12 साल में, कोई नाम जबान पे नहीं आता। कोई नए बड़े अस्पताल का उद्घाटन हुआ हो, कोई नाम जबान पे नहीं आता। कोई नई वैकेंसी क्रिएट करी गई हो, कोई नया डिपार्टमेंट तैयार करा होगा जिसमें लोगों को रोजगार मिले, कुछ मिले, वो नहीं है। सिर्फ बेचने का काम है। LIC बेच दी, रेल बेच दी, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। लगातार हर चीज़ को कंटिन्यू लगातार जो है वो उसको करते जा रहे हैं, जिसे बार बार कहते हैं कि हम इसका वो है डीरेगुलेट कर रहे हैं। अभी SBI की भी खबर आ रही है कि SBI में भी 8% शेयर अपने बेचेगी सरकार। इसका क्या मतलब है? यानी सरकार की हालत खस्ता है। और अभी RBI के रिजर्व जो कोष होता है उसमें से दूसरी बार इन्होंने 2.78 लाख करोड़ रुपया जो है RBI से फिर से लिया है। इससे पहले भी 4 साल पहले भी इन्होंने 2020-21 के आसपास इन्होंने 3,17,000 करोड़ रुपये उसमें लिया था RBI से, जो उसका रिजर्व कैश होता है उसमें से, कोरोना के बाद से। अब ये दिखाया गया कि हमारे तो कोरोना का जो है सामना करने के लिए हमने जो है RBI से पैसा उठाया। RBI का रिजर्व कोष होता है बेहद आपात परिस्थितियों में, कि देश को युद्ध से जीत रहा हो या ये देश में आर्थिक संकट बहुत भयंकर आ गया हो, लेकिन ये तो RBI को भी नहीं छोड़ रहे। अब तो इन्हीं के कार्यकाल में 2 बार ऐसा हो चुका है कि RBI के रिजर्व कोष में से इन्होंने उधार लिया है। शेयर मार्केट की बात की जाए, भारत का जो शेयर मार्केट है 7वें नंबर पर आ गया है, 4थे नंबर से साउथ कोरिया हो और ताइवान हो, उनसे भी पिछड़ गया है। बिल्कुल पिछड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके राजी नहीं है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आती है, हमारे यहाँ 2,06,782 करोड़ रुपए की जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों ने निकाल ली है। हमारे शेयर बाजार क्यों रहे? क्योंकि लगातार बिकवाली का दबाव पड़ता है। जब शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालती हैं कंपनियां, तो जाहिर सी बात है डाउन होता चला जाएगा। जब वहाँ लगातार बेचने में आप कोई भी चीज़ है, आपके पास एक चीज़ 5 पीस है गिनती की, आप उसे बाजार में रखोगे वो दुर्लभ है, और खरीदने वाले 5 की जगह 50 हैं, तो जाहिर सी बात है ना बोली लगेगी। डिमांड एंड सप्लाई का खेल हमेशा ही होता है। उस 5 पीस को खरीदने के लिए 50 कस्टमर आपके सामने खड़े हैं, आप उसे बढ़ा के 5 से 10 भी कर दोगे तो भी आपको पता है कि 50 में से 10 हट जाएंगे, पीछे 20 हट जाएंगे, पीछे 30, फिर भी मेरे खरीदार तैयार खड़े हैं। सरल शब्दों में कहें तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। विदेशी कंपनियों ने जब वहाँ से अपना पैसा निकाल रही है तो शेयर बाजार तो डाउन होगा ही होगा, क्योंकि बिकवाली लगातार हो रही है, शेयर मार्केट अस्थिर हो रही है। और इससे पहले भी जब मोदी जी ने यही घोषणा करी थी कि बाजार से सोना मत खरीदना, विदेश यात्रा मत करना, उनकी इस घोषणा करते ही शेयर बाजार जो है ढह गया
गया था बुरी तरह से। 3 दिन तक लगातार रोज करीब करीब 6-6 लाख करोड़ रुपए की गिरावट शेयर बाजार में दर्ज करी। अगले 3 दिनों के अंदर करीब 18 लाख करोड़ रुपए जो है निवेशकों का नुकसान हुआ था। सिर्फ उनकी इसी घोषणा से, क्योंकि निवेशक समझ गए थे कि अब शेयर बाजार में हमारा पैसा बढ़ने वाला नहीं है। जब अगर ये नौबत आ गई है तो इसका मतलब देश बेहद बदहाली पे पहुंच चुका है। शेयर में इन्वेस्टमेंट हमेशा एक वर्चुअल तरीके से करी जाती है कि आज शेयर कंपनी की इज्जत बढ़ेगी, साख बढ़ेगी तो शेयर बढ़ेगा। कंपनी की इज्जत बढ़ गई, खत्म हो गई, साख खत्म हो गई, कंपनी डूबने के कगार पे आ गई तो आपको शेयर में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ना डिविडेंड मिलेगा जिसे लाभांश कहा जाता है, ना शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसी वजह से 6 लाख करोड़ को बचाने के चक्कर में मोदी जी ने 18 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट के डुबो दिए थे। आज वही हालत है, तमाम विदेशी कंपनियां अपने अपने हाथ खींच रही है, अपना पैसा बाजार से खींच रही है, जिसकी वजह से शेयर बाजार 7वें नंबर पे पहुंच गया। तो क्या मनमोहन सिंह की वो बात सच साबित होगी जो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री मुझे याद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। देखिए, जो महा लोग होते हैं, महामानव जिन्हें वास्तविक महामानव जिन्हें कहा जाता है, कथित महामानव नहीं, जो आज के हमारे हैं, जो महामानव होते हैं वो दूरंदेशी से काम करते हैं। आपको याद है 2007-8 में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया था। पूरे विश्व में अमेरिका के कितने बड़े बड़े बैंक डूब गए थे, यूरोप के बैंक डूब गए थे, और पश्चिमी जगत के सारे बैंकों में हालत खराब हो गई थी। कर्जे इन्होंने इतने बांट दिए थे, इतनी जबरदस्त आर्थिक मंदी आ गई। तब भी मनमोहन सिंह जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को थामे रखा था। कभी भी हमारे यहाँ बैंक कोई दिवालिया नहीं हुआ, किसी बैंक के साथ कोई दिक्कत नहीं, किसी बैंक को हमें पैकेज देना नहीं पड़ा था। उस कठिन परिस्थितियों में भी हमें संभाल लिया गया था। और उससे पहले अगर 91 की बात करें, जब हमारे 90 के बाद, उसमें 91 के बाद जब नरसिम्हा जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस टाइम, और आरबीआई गवर्नर भी थे, तब भी देख लीजिए कि हमारे देश को प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का मंत्र देके कहाँ से कहाँ पहुंचाया था हमारी अर्थव्यवस्था को। कितना जबरदस्त हमने उछाल मारा उन सालों के दौरान, क्योंकि उन्हें पता था ना मार्केट को कैसे संभाला जाता है। आज दुनिया उनकी किताबें पढ़ रही है, दुनिया उनके लिखे ग्रंथ पढ़ती है, दुनिया उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाती थी, उनकी आर्थिक नीतियों की पूरी दुनिया सराहना करती थी। उन्हें वास्तविक रूप से पता था कि आर्थिक नीतियाँ क्या होती है। आज की तरह थोड़ी। आरबीआई का गवर्नर आपको पता है एमए हिस्ट्री है, जो आज बढ़ा है आरबीआई के गवर्नर है, एमए हिस्ट्री है, वो इकोनॉमिक्स से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को जब इन्होंने संस्थानों में बैठा दिया तो देश की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। एक हिस्ट्री वाला व्यक्ति क्या इकोनॉमिक्स समझेगा भाई? अभी कंपनी बेचने की बात की, हाल ही में एक और कंपनी को बेचा गया है जो प्रॉफिट में थी, फिर भी उसे बेच दिया गया। प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, इन्हें तो बेचना ही बेचना होता है। प्रॉफिट में थी तो वो बेचेंगे, नुकसान में हो तो भी बेचेंगे। खरीदने वाला कौन है? ले देंगे एक अडानी। अब एक और बार अडानी की बात करी तो अडानी ने अभी पीछे वेदांता ग्रुप पे आप देखा ना किस तरह से छापे पड़ रहे हैं, लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं वेदांता ग्रुप को भी, क्योंकि वेदांता ग्रुप ने थोड़ी सी सरकार से असहमति जता दी थी। आज उन्हीं के ऊपर छापे डाल के उन्हें स्लैक कर दिया जाएगा कि वो भी अपनी कंपनियां बेचने को तैयार हो जाएंगे। पीछे एक और विदेशी निवेशक की हमारी बार बार बात हो रही थी, 145 लाख करोड़, वो 114,500 करोड़ की कंपनी थी वो, उसे बार बार घाटे में दिखा के उसके निदेशक के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उसे जेल में डाल के 33 महीने तक, और बाद में जब उसकी बैलेंस शीट घाटे में चली गई तो जबरदस्ती सरकार ने वो कंपनी हत्या के और उसकी बोली लगवा के, और बोली लगाने वाला कौन था? सिर्फ अडानी को। सोशल मीडिया की बात की आपने, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, वो मोदी के गुणगान करेगा, लेकिन वो तो इस समय खान सर से और जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनसे युद्ध कर रहा है। वो इसीलिए युद्ध करेगा क्योंकि इस सरकार की ना बहुत बड़ी एक चालाकी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बड़ा डॉक्टर झटका हुआ करता था, डॉक्टर झटका के पास लोग इलाज कराने जाते थे तो अक्सर वो उसके इलाज के तरीके बड़े अलग हुआ करते थे। एक व्यक्ति है, साहब मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर झटका ने, अच्छा इस उंगली में दर्द हो रहा है, हथौड़ी उठाई जोर से कोनी में मार दी, मेरे तो बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? मेरी कोनी में दर्द हो रहा है। अच्छा भाई ये क्या करा आपने? कोनी में दर्द हो रहा है, कोनी में दर्द, अच्छा कोनी में दर्द हो रहा है, फिर दोबारा हथौड़ी मारी, फिर उठा के जोर से घुटने में मार दी। वो कोनी को भी भूल गया, अरे भाई साहब मेरे तो घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। कह रहा हो गया ना, तू मेरे पास ये कैसा इलाज कर रहे हो? तू मेरे पास उंगली दिखाने आ, तेरी उंगली में दर्द हो रहा है कि नहीं? मेरे तो घुटने में दर्द हो रहा है। तो उंगली का दर्द ठीक हो गया ना, अब जा वापिस। तो ये सरकार का तरीका है कि आप आओ रही बात हो रही है, अब आरबीआई के सोना बेचने की, इधर से खान सर को लपेट लिया उन्होंने अपने शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा पे बात उठ रही है लगातार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तमाम ये जितने भी हमारे खान सर हुए और शिक्षक हुए जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने इस नीट पेपर के खिलाफ, सीयूटी के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने अंजना ओम कश्यप को छोड़ दिया, जाइए मैडम और आप शुरू करिए। अब वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, मैं महिला हूँ तो मेरे साथ ऐसा करा जा रहा है, मुझे ऐसा करा जा रहा है, 2 कौड़ी का उनको कहा जा रहा है, जबकि आपकी नॉलेज खुद सब जानते हैं फूटी कौड़ी की है। मैं अंजना ओम मोदी, नहीं मैं अंजना ओम मोदी, नहीं मैं अंजना ओम कश्यप, सब जानते हैं। नाम पे अपने सरनेम लगाने तक में मोदी के तैयार हैं। वो क्या उनकी चमचागिरी देखे दुनिया, सब जानते हैं उस बारे में। तो इस बात से ध्यान हटाने के लिए, और अब करा क्या गया नीट पेपर के मामले में, सीबीएसई में आपने देखा कितना बड़ा स्कैंडल खड़ा हुआ। सार्थक लड़का जो है उसने एक मामले को पूरा उठाया, किस तरह से 12वीं के पेपरों में मिसहैपनिंग हुई है लगातार, उनके दोनों को दबाने के लिए ये खान सर वाला मुद्दा लिया है। अब उनको क्या करा, एक्शन क्या लिया है, सीबीएसई के उसका ट्रांसफर कर दिया, उधर से वो नीट वाले को जो ट्रांसफर कर, सिर्फ ट्रांसफर करें, बाकी और कोई जवाब दे ही ना, उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हुए, ना उन्हें हटाया गया, ना सस्पेंड करा गया, ना बर्खास्त करा गया। और धर्मेंद्र प्रधान तो खैर इस्तीफा देने वाले हैं ही नहीं। अंजना ओम कश्यप ने कहा ये माफिया गैंग है, रुपए कमाते हैं, व्यूज बटोरते हैं, ये इसके माध्यम से ये सारी चीजें करते हैं टीचर्स आज के। उससे ज़्यादा डबल आप माफिया हो। आप क्या करती हो? आप भी तो इस सरकार की चापलूसी कर करके व्यूज ही बटोरती हो और सरकार से नोट बटोरती हो, और इसके अलावा तो आपके पास कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि आप किस तरह से चापलूसी करती हो। बाकायदा पिछली बार के जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ था, भाजपा के कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहरा रही थी और वी वॉन,
विक्ट्री का चिन्ह बना रही थी। आप तो पत्रकार हो, आप कैसे बना सकती हो इस चीज़ को? आपने कैसे ट्वीट करा था कि वी वॉन, हम जीत गए? आप कैसे जीत गए? आप तो पत्रकार हो, जीता तो कोई और था। अगर आप वास्तव में पत्रकार होती तो आप ये बात थोड़ी कहती, आप सीधे कहती फलानी पार्टी जीत गई, फलानी पार्टी हार गई। पत्रकार तो निष्पक्ष होकर काम करता है ना, लेकिन आप निष्पक्ष नहीं हो। आपने सबका ध्यान बटाने के लिए, नीट से ध्यान हटाने के लिए, सीबीएसई से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सीबीएसई के जो लड़का जिसने सारे पोल पट्टी को खोला, उनकी राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई है। वो वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट ना हो जाए, इसलिए बीच में खान सर का और इन सब का ड्रामा शुरू कर दिया, ताकि ये सारे लोग जो है उनको हाईलाइट ना कर सकें। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, हाँ। उन्होंने कहा है कि हम 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेंगे, और उनका समर्थन जो है कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने भी किया है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, तब तक हम उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन इस्तीफा तो होने वाला नहीं है। ये जो लोग बेचारे फिर से जेल में जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ। 3 जून और 6 जून को प्रदर्शन है। 6 जून को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनम वांगचुक फिर से जेल में होंगे, अभिषेक दीपी के जो है फिर से जेल में होंगे, उनके साथ और लोग खड़े हुए होंगे, वो भी जेल में होंगे, क्योंकि वो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार पूरी तरह जानती है कि हालत कैसी है। सीबीएसई का ठेका कौन सी कंपनी को दिया गया? जो ब्लैक लिस्ट थी, उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका देने के लिए तमाम नियम कायदे कानूनों में फेरबदल करा गया। नीट का पेपर आपके सबके सामने है। जिन बच्चों का आखिरी ये चांस था कि आप उन्हें दूसरा चांस मिल पाएगा, वो तो ओवरेज हो गए ना। करीब 8 बच्चे जो है नीट के पेपर के बाद होने के बाद, लीकेज होने के बाद 8 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि इसके बाद हमारा चांस नहीं है। भाई हर बार का ऐसे ही होता है, कभी पेपर अच्छा आ जाता है, कभी पेपर खराब आ जाता है। मैं आज पेपर देने जा रहा हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, और पता चला कि वही पेपर खराब हो गया, कैंसिल ही करवा दिया। अगली बार जब मैं पेपर देने जाऊँ तो जरूरी है वो मेरा पेपर अच्छा हो। वही सवाल है जो मैं तैयार करके गया था, नहीं आ सकते। और उस टाइम में जब तक वो अगली बार पेपर होगा, तब तक आप अगला फॉर्म भरने लायक बचते नहीं हो, क्योंकि आप ओवर एज हो चुके होते हो, आपकी एज लिमिट खत्म हो गई थी, हमेशा के लिए उसका कैरियर खत्म हो गया ना। इतनी इन्होंने जो तैयारी करी है, तो उसी चीज़ से इन सब बच्चों के लिए तो कॉकरोच जनता पार्टी के आएंगे और वो जेल में जाएंगे, ये कन्फर्म है। मनोज तिवारी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जो आपने पहले गाने गाए थे वो किस तरीके के हैं, जैसे उनसे पूछा गया फटाफट खोल के दिखा, ये क्या इसका मतलब? वो कह रही सांस्कृतिक गाना है, होली का गाना है। बेशर्म जनता पार्टी के बेशर्म सांसद, उनकी संस्कृति यही तो कहती है। उनका जो एक प्रवक्ता टीवी डिबेट पे आके नंगा आके बैठ जाता है बिना पजामे के, तो इन बेशर्म जनता पार्टी को शर्म कहाँ है? मनोज तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो ये तक कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया उनके गाने के बारे में, वो कह रही है तो मैं गाना मैंने गाया ही नहीं। वो झूठे आदमी, 2 कौड़ी का नचनिया है, वो छिछोरा आदमी है। वो दूसरों को ये बातें बोलता फिरता है, लेकिन वो 2 कौड़ी का नचनिया छिछोरा है बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ भाजपा में भर्ती इसी लेकर आ गया, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनकी बातों पे आप और हम बात करते रहे, मुख्य मुद्दों से हम दूर रहें, बस इनका और कोई मकसद नहीं होता। ये नहीं तो ऐसे टाइम में ऐसे इंटरव्यू का क्या मतलब है? सबने देखा है और वो खुल के कह रहे हैं नहीं मैंने तो नहीं कहा। जब एंकर ने दिखा दिया कि देखो ये वीडियो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और हो गया तो मुझे तो पता नहीं है कब में हो गया। तू ही गाना गा रहा है, शूटिंग कर रहा है, कोई 2-4 मिनट की बातचीत तो है नहीं जो तू भूल गया होगा। भाई एक गाने की शूटिंग होने में कई दिन लग जाते हैं, बार बार सेट चेंज होता है, बार बार कलाकार चेंज होते हैं, बार बार टेक रीटेक होते हैं, कम से कम कई दिन लगते हैं, कई हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार तो। और आपको याद ही नहीं है कि मैंने गाना शूट, साफ झूठ बोलना है और कोई छिछोरे आइटम छिछोरी बातें, यही काम होगा। दोस्तों सच में जब कभी आपको सच्चाई ना दिखे तो कुछ ना कुछ हमें इग्नोर करना ही पड़ता है, चाहे आपके सामने हो या चाहे आपके पीछे हो, क्योंकि रियलिटी तो हमसे छुपा के ही रखी जाती है। क्योंकि आप खुद सुन सकते हैं कि शर्मा जी ने कैसे बताया और किस हिसाब से समझाया कि हमारे देश में क्या हो रहा है, गोल्ड की क्या कीमत है और क्या हालत है और क्या किया जा रहा है, ये भी आपने सुना होगा। गैस यकीन मानो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है देश में, शायद हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।